तो आज जो मैं आपको बताऊंगा सारा का चीज कहीं पर भी ग्रह नहीं होगा जी। ठीक है। ठीक है। अगली क्लास में जब हम ग्रह अपने हिसाब से पढ़ लेंगे तब हम बताएंगे। तो अब हमारा सीधा सा मतलब ये आता है कि इस कुंडली में जो भाव के हिसाब से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण का मतलब है 1 5 9, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। इनको कोई धर्मा भाव भी बोलता है, हम उसको बाद में लेंगे, लेकिन अभी हम त्रिकोण ही लेके चलते हैं। ठीक है। ठीक है। त्रिकोण भाव आपको ये कह सकते हो ये आपका लक्ष्मी लक्ष्मी स्थान है। अच्छा। ठीक है। त्रिकोण भाव को आप ये क्या कह सकते हो कि ये आपका लक्ष्मी स्थान है। तो किसी भी जातक का 1 5 9 तो रहेगा ना चार्ट में, जो भी बंदा बन गया। हाँ जी, हाँ जी। राशि अलग है, ग्रह अलग है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन हमने अभी ये देखना है कि 1 5 9 हमारा त्रिकोण भाव है और इसकी वैल्यू सबसे ऊपर रखी गई है। ठीक है सर। हाँ जी। कैसे रखी गई है? जिसका 1 5 9 जितना अच्छा होगा उसकी जिंदगी में लक्ष्मी उतनी ही। अच्छा, ज्यादा है। ज्यादा कम की तो बाद में ग्रह से असर देखेंगे, लेकिन अगर लक्ष्मी का अगर देखो, बैंक बैलेंस तो हम किससे देख रहे हैं सर? सेकंड से, सेकंड से। सेकंड हाउस से। लेकिन 1 5 9 हमको यह बता रहा है ना उसकी लाइफ में कितनी प्रोस्पेरिटी ओवरऑल होगी। अच्छा। प्रोस्पेरिटी, खुशहाली किस चीज से आती है? पैसे से, नहीं शांति नहीं से। सर, पैसा तो अब हमने बना दिया ना। मेन काम क्या है कि जब हम धर्म का काम करते हैं, क्योंकि अच्छा। 1 5 9 धर्म स्थान है ना सर। हम्म। ठीक है। तो धर्म क्या है? जो बंदा स्पिरिचुअलिटी करता होगा, जो एजुकेशन, एक खुद का है 5 और 9 हायर एजुकेशन के भी हैं, तो उसकी जो हायर एजुकेशन या एजुकेशन क्यों लेता है बंदा? ताकि उसकी नॉलेज, उसका जो ज्ञान है वो बढ़ जाए। हाँ जी। तो जिस बंदे के अंदर नवा भाव स्पिरिचुअलिटी रिलीजन का भी है, हम कितना लोगों को दान पुण्य कर सकते हैं, कितना हमारे पास वेल्थ नेम फेम हो सकता है, इनको कंट्रीब्यूट करने के लिए 1 5 9 का अच्छा होना जरूरी है। अब मैं आपसे सिंपल, और बाद में बात करेंगे आगे अलग से। 1 5 9 ग्रह पे कोई पाप दृष्टि ना हो, 1 5 9 में कोई पापी ग्रह ना बैठा हो, तो वो ग्रह क्या कहलाएगा? क्या वो घर क्या कहलाएगा? अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा हो जाएगा। अगर बहुत सारे ऐसे जातक होंगे, आपने देखा होगा कि उनके 1 5 9 में कोई भी ग्रह नहीं है, हाँ जी। राशि चाहे जो मर्जी है, लेकिन वहां पर जुपिटर और शुक्र की दृष्टि आ रही है, या बुध की भी दृष्टि आ रही है 1 5 9 में। कौन अच्छा। से बोले मैंने? जुपिटर, शुक्र शुक्र, या बुध। बुध, ये 3 ग्रह विशेष रूप से चीजें देते हैं। चाहे 1 5 9 में कोई ग्रह नहीं बैठा, कहीं से भी इन ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो ये इन ग्रहों को अच्छा कर देंगे। इसका मतलब 1 5 9 उसकी कुंडली में अच्छे हैं। ठीक है सर, अभी इतना ही करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला चलते हैं, जिसको केंद्र स्थान बोलते हाँ। हैं। हेलो, कुछ कह रहे? हाँ जी, हाँ जी। ना ना। केंद्र स्थान, केंद्र 1 4 7 10, यानी कुंडली के जो बक्से के 4 घर है अंदर के, 1 4 स्थान, ये हमारे लालन पोषण के लिए बहुत जरूरी हैं। इनको विष्णु स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अच्छा, विष्णु स्नान। क्योंकि हमारा लालन पोषण की जिम्मेवारी किसकी है? विष्णु जी की। विष्णु जी की है। तो 1 5 9 तो हमारा लक्ष्मी स्थान है। 1 4 7 10 हमारा
विष्णु का स्थान है। तो ये 1 4 7 10 हमें क्या बताते हैं? हमारे खुद की बॉडी कैसी है, हमारा घर कैसा है, हमारी माँ कैसी है, हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसी है, और हमारा काम कैसा है। तो ये सब चीजें हमारे लालन पोषण में मदद करते हैं ना। हाँ अब आप समझिए कि केंद्र का स्वामी अच्छा हो और केंद्र का घर भी अच्छा हो, तो उसके पास भगवान विष्णु की मेहरबानी से सब कुछ जिंदगी में अच्छा ही रहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, अभी हम उसकी लगन की बात नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा है कि 1 4 7 10 में ऐसे ग्रह बैठे हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये क्या देंगे सर उसको? परेशानी। दे सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए जिन व्यक्तियों के 4 और 10 के बीच में राहु केतु होता है, चौथा घर और 10वें घर में राहु केतु होता है, उनका या तो घर डिस्टर्ब होता है या प्रोफेशन डिस्टर्ब होता है। अच्छा। देखा आपने ऐसा? ना मैंने तो ना देखा गुरु जी से। जितने भी ज्योतिषी होते हैं, उनका तकरीबन का 90% वालों का राहु केतु 1 4 7 10 में होता है। अच्छा। वो क्यों होता है सर? दुखी होंगे तभी तो अध्यात्म की पढ़ाई करेंगे। अच्छा। खासकर 4 10 वाले को आप देखिएगा, जब आप चार्ट स्टडी करेंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का 4 10 में आपको राहु केतु मिलता है। लेकिन वो जब हम ग्रह करेंगे वो देखेंगे, बात की बात है। अगर वहीं पर अगर मैंने अब ये कह दिया कि 1 4 7 10 में गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा टाइप के ग्रह हैं, तो उसका घर कैसा होगा सर? सुंदर बड़ा। हाँ, वेरी गुड। उसका काम भी कैसा होगा? अच्छा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिक प्लेनेट है ना। हाँ जी। अगर बेनिफिक प्लेनेट है तो उसको बेनिफिक देंगे ही देंगे रिजल्ट, और हाँ मेलिफिक जी। वाले हैं थोड़ा मेलिफिक देंगे। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो 1 और 4, सॉरी, 1 5 9, ये भाव अच्छे होते हैं। 1 4 7, ये भाव अच्छा दे सकते हैं। अब आप समझिए क्या कह रहा हूं। 1 5 9 अच्छे रहेंगे, जैसे मर्जी भी हैं, और 1 4 7 10 अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 1 5 9 घर का और 1 4 7 10 घर का स्वामी इकट्ठे बैठ जाए, या इन्हीं भाव में बैठ जाए त्रिकोण में, जैसे 1 4 7 का विष्णु स्थान का स्वामी 1 5 9 यानी लक्ष्मी स्थान पे बैठ जाए, तो व्यक्ति को तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ जाएगी ना। समझे आप? हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए किसी की 4 नंबर की कुंडली है सर, 4 नंबर हाँ की जी। कुंडली है, तो अभी तक हमने क्या कहा? 4 नंबर का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। और 4 नंबर ग्रह में अभी हमने किया नहीं, लेकिन जुपिटर उच्च का होता है। हाँ जी। तो किसी व्यक्ति की कुंडली 4 नंबर की हो और वहां जुपिटर और मून बैठ जाएं, तो उसकी लाइफ क्या हो सकती है सर? बढ़िया। बढ़िया हो सकती है, दिखने में सुंदर हो सकता है अगर लगन में बैठ जाए। यहीं पर, क्योंकि वो एक जो हाउस है वो त्रिकोण में भी आता है, और किस में भी आता है? वो केंद्र में भी। लगन के। देखिए, मैं किसी भगवान के चार्ट का एग्जाम्पल यहां नहीं दूंगा। आप किसी भी ऑर्डिनरी बंदे का जब चार्ट पढ़ेंगे, आपने, मैंने क्या बोला,
अभी हमने बहुत चीजें पढ़नी है, दिग्बली दीर्घबली, ये सब क्या होगा, क्या मैनिपुलेशन होगा। अभी हमने सिंपल ये देखना है कि जुपिटर और चंद्रमा अगर लगन में बैठ गए तो जातक क्या हो सकता है दिखने में? सुंदर। सुंदर। और चौथे घर में बैठ गए तो? घर सुंदर। घर सुंदर, माता सुंदर, दोनों में से एक माता तो होगा सुंदर। सर। हाँ। हो सकता है दोनों ना हो सर, ये चीज देखना है। देखिए कोई लिखी हुई चीज नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं। अगर यही पांचवें भाव में बैठ जाए फिर पढ़ाई सुंदर हो सकती है क्या? बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है सर। हाँ। ठीक है, सातवें के लिए हो नहीं, पत्नी। गुरुजी ये पत, कहा जाता है कि पांचवें घर में बृहस्पति अच्छा नहीं होता। उस पे भी बात करेंगे, मुझे मालूम है आप ये पूछने वाले थे, क्योंकि आपको ये पता है कि जो कारक होता है वो अगर उस भाव में ही बैठ जाए तो कारक अपने भाव का नाश करता है। आपने यही पढ़ा ना? हमने क्या एग्जैक्टली ये तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये मतलब पढ़ा कि पांचवें घर में जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देता, खास तौर पर अगर अकेला बैठा हो। जुपिटर के बारे में ऐसा कहा गया है, जुपिटर पुत्र का कारक है। हाँ। लड़की की कुंडली में पत्नी को पति जो मिलता है वो भी बृहस्पति से मिलता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये किसी की कुंडली में यहां बैठे हों तो उसको दिक्कत कर सकता है उस भाव से रिलेटेड। लेकिन ये जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, जब कौन सा भाव कौन से को इंपैक्ट डाल सकता है, ये ठीक जरूरी है। नहीं है कि जुपिटर अगर फिफ्थ में बैठा हो तो बच्चे को नुकसान ही करेगा। अच्छा। ठीक है, आपको मैं अब बताता हूं, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि पढ़ाते टाइम मुझे पूरी चीज साथ रखनी है। हम पुत्र के लिए कौन सा चार्ट देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? B7। डी, राशि चार्ट तो देख लिया हमने। हाँ। इस पुत्र के लिए हम D7 चार्ट देखते हैं। हाँ जी। अगर D7 चार्ट में भी जुपिटर की पोजीशन खराब हो और D1 में भी जुपिटर वहां बैठा हो और D7 में जुपिटर की स्थिति खराब हो, तो अब बच्चे को दिक्कत होगी, जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से। अच्छा। जुपिटर D1 यानी राशि चार्ट में फिफ्थ हाउस में बैठा है, ठीक है जी। हाँ जी। और D7 में भी वो नीच का हो गया या छठे आठवें बारहवें घर में बैठ गया, तब जाके वो दिक्कत करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत से लोगों का मैंने वीडियो में भी सुना है और जब मैंने पढ़ रहा था इस चीज को भी देखा। जुपिटर एक हाथी है, आप समझिए प्रभु, ऐसे समझिए, जुपिटर एक बहुत हैवी पंडित है। हाथी भी छोड़ दीजिए, बड़ा पंडित मंदिर का जो सबसे पुजारी होता है वो क्या एकदम मुड़ पाएगा? ना। थोड़ा मुड़ने में उसको टाइम लगता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जो जुपिटर एक भारी ग्रह है, उसका रिजल्ट अच्छा बुरा जिस भी प्रकार का होता है वो एकदम नहीं आता, धीरे धीरे करके आता है। ठीक है, अच्छा जैसे हम तो ये पहले मैं एग्जांपल ये देता था कि भी हाथी जहां बैठ जाता है जब वो जमीन से उठेगा तो दोबारा पता चलेगा यहाँ कोई भारी चीज बैठी हुई थी, हम्म। निशान छोड़ जाता है सर। तो हो सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड हो, लेकिन जब आप मेरे से ये वैदिक पढ़ लेंगे तो वैदिक पढ़ने के बाद आपको किसी भी बंदे के राशि चार्ट को अकेले को देख के कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। आपको तीन चार्ट हमेशा स्टडी करने हैं। ये आप लिख लो दिमाग में, D1, D9 और जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित चार्ट। अच्छा। ठीक है। कोई भी चीज हमें वेरीफाई करनी है, हमें तीन चीजें करनी है। राशि चार्ट और D9 चार्ट तो हमारे स्क्रीन पे रहना ही चाहिए। हाँ जी। अगर हमने किसी ने हमसे कोई संबंधित पूछा है, प्रोफेशन का पूछा है, तो हमें D10 भी देखना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। अगर हमें हमारे माँ बाप से, मेरे मेरे
मेरे माँ बाप से कैसे रिलेशन है, मैं D1 भी देखूंगा, D9 भी देखूंगा और D12 भी देखूंगा। अच्छा। अगर मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी तो भी मैं D1, D9 और D24 देखूंगा। अच्छा। तो इनके कारक है, ये तीनों चार्टों में अगर हमारा वो भाव अच्छा है तो हमें रिजल्ट की A1 क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है। अगर हमें इन दो भाव में अच्छा है और एक में बुरा है तो हमें रिजल्ट B क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है, एक में अच्छा है और दो में बुरा है तो कितना का मिलेगा सर? मतलब सी कैटेगरी का ही मिलेगा। C का। और D कैटेगरी तो फेल है सर फिर। हाँ जी। लास्ट चार ही ऑप्शन है ना, A B C D। अब लॉजिक समझ गया हाँ जी। कैसे? हम एक हाँ एक हाँ जी। चार्ट ऐसे ही पढ़ेंगे, आज भी हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे लेकिन वो दूसरे तरीके से ठीक। करेंगे जो मैं कराऊंगा। आप समझिएगा कि वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। तो अभी तक हमारे कितनी ठीक चीजें है। हो गई भाई? घर हो गए। केंद्र पहला हो गया, त्रिकोण त्रिकोण हो और गया। केंद्र। त्रिकोण और केंद्र हुए सर सिर्फ। हाँ ठीक है। वो तो बाकी तो हमने वो एक्सप्लेनेशन कर लिया ना, जब उस पर क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे, वो हमने 12 कर लिया। अब आते हैं, हमारे को जो डर लगता है कि ये तीर्थ स्थान है जो गलत रिजल्ट देने वाले। आम धारणा क्या है कि छठा, आठवां, 12वां घर क्या है सर? त्रिकिस्तान। त्रिक स्थान है, यानी ये हमें गलत रिजल्ट देंगे। हाँ जी। पर भैया सुनो, एक बच्चा पढ़ने वाला है और वो पढ़ के कंपटीशन देने के लिए कहीं पे IAS IPS की तैयारी दिल्ली में कर रहा है, उसको कौन सा हाउस अच्छा चाहिए भैया? कंपटीशन के लिए तो छठा हाउस चाहिए, स्ट्रॉन्ग। छठा चाहिएगा। और वो घर से दूर भी गया तो उसका 12वां भी तो हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा। हाँ। तो घर से दूर अकेला जाके तभी तो रह रहा है वहां पे। हम्म। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी घर हमेशा लगातार अच्छा नहीं, कोई भी घर हमेशा लगातार बुरा नहीं। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में जब किसी अच्छे घर के साथ बुरा घर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, उसकी प्लेनेट की महादशा डिसाइड करती। अच्छा। समझिए क्या कह रहा हूं, दोबारा समझिए क्योंकि ये बात रखनी है। मान लो एक बच्चा जिसने BSc कर ली सर, या हाँ BA जी। कर ली, या इंजीनियरिंग कर ली, और वो दिल्ली चला गया IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। ओके। हाँ जी। और साथ में सूर्य की महादशा चल रही है उसकी। अच्छा। क्योंकि हमें महादशा से ही मिलेगा ना रिजल्ट तो, एक्टिव हाउस। सूर्य की महादशा कितने साल की होती है सर? 6 साल की। अच्छा जी। वो अभी हम विमशोत्तरी करेंगे तब भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। और सूर्य बैठा है छठे घर में, अच्छा। तो भैया वो तो कंपटीशन फाड़ के ही आएगा ना। हम्म। समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए कई बार क्या है, प्लेनेट उसको दुख तो दे रहा है कि घर से दूर जा रहा है, उसको लगातार मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि त्रिक स्थान भी कई बार जिंदगी को बनाने के लिए एक्टिव हो तो अच्छा रहता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, मैं बैठे बिठाए हमारे तीसरे और छठे घर की महादशा का कोई संबंध बन रहा है तो हमारे ऊपर कोई झूठा ही केस कर देता है सर। अच्छा। मैंने क्या बोला? तीसरे और छठे घर का। मान लो बुध काल पुरुष की कुंडली में कौन से घरों का स्वामी बन गया? तीसरे और छठे का बन गया ना। हाँ जी।
अब बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी बन गया। अब बुध जाके बैठ गया 12वें घर में। तो इस केस में इसको बुध नेगेटिव रिजल्ट देगा सर। अच्छा। क्योंकि कोर्ट केसेस या बीमारी की वजह से इसके घर में इसका खर्चा होना ही होना है, कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए कुछ लोग जो जाते हैं, जिनको पता है, वो पंडितों के पास जाते हैं, फिर पंडित उनका वो दान दक्षिणा या जो भी उपाय करवाते हैं। उस खर्च तो हो गया ना सर, पैसा। पंडित भी आजकल लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेके पूजा कराते हैं सर। उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन एक बार उस बंदे का तो खर्चा हो ही गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्या बोला, तीसरे और छठे का स्वामी है, 12 में बैठ गया, इसका खर्चा तय है। या बीमार, देखो, बीमारी होने से तो अच्छा पाठ पूजा का ही है ना सर। हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गए मेरी बात, कि खर्चा होगा ही होगा। हाँ जी, हाँ तो 3, 6, 8 तिर्क स्थान है। सॉरी, 6, 8, 12 तिर्क स्थान है। ये आपको सफरिंग देते हैं। सफरिंग कैसे देंगे? ये आपका नुकसान करा देंगे, एंजाइटी करा देंगे, आपके बनते हुए काम नहीं हो पाएंगे, आपको बीमारी हो जाएगी। ये मैंने एक वर्ड लिखा है, इनकार्सिरेशन। इस इनकार्सिरेशन का मतलब ये 12वें घर से संबंधित है। आपको जैसे कहते हैं ना, हॉस्पिटलाइजेशन या आइसोलेशन में रहना या जेल हो जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है। बाकी तो सारी चीजें आराम से आप एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी, डेथ लाइक सिचुएशन, ये सब देखेंगे। ठीक है। तो यहां तक हमारे ये चीज हो गए। तीर्थ स्थान में एक और चीज कहा गया है सर। ये तिर्क नहीं, इसको इसको ये जो जो मैंने ये श्लोक लिखा है, ये त्रिषडाय का है एक्चुअली। अच्छा। त्रिषडाय हाउस कौन से हैं? 6, 8, 12। ना, तीर्थ स्थान तो है 6, 8, 12। अच्छा। त्रि का मतलब 3 ही है, षडाय का मतलब 3, 6, 11। अच्छा, उपचय भाव। उपचय नहीं सर, उपचय में 3, 6, 10, 11 होते हैं, अभी समझो तो प्रभु। अच्छा। त्रिषडाय मतलब जो हमारी डिजायर है, हमारी जो ग्रिड है। तीसरा हाउस किसका है हमारा? पराक्रम का। नहीं, तीसरा घर हमारी इच्छा जो जागती है, अंदर डिजायर जागता है, जो कामना जागती है, वो तीसरे घर से देखते हैं। अच्छा। और जो हमें गुस्सा आता है, हम किसी से जाके लड़ाई करते हैं, कोर्ट केस करते हैं, वो किससे देखते हैं? छठे घर से। और हमारा अपना ज्यादा लाभ लेने के लिए हम किसी को नुकसान कर रहे हैं या किसी पे केस कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या एक्टिवेट होगा? भैया, 2 भाई हैं, समझिए अग्रवाल जी। 2 भाई हैं, हाँ। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, बापू चला गया डिस्प्यूट करने से पहले। अब वो दोनों तीनों भाई कोर्ट केस में, कोर्ट मतलब कोर्ट केस करके आप अपना शेयर या अपनी अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर्टी लेने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो उनका क्या हाउस हाँ। एक्टिवेटेड होंगे? त्रिषडाई। 3, 6। अच्छा। 3, 6, 11। क्योंकि वो डिजायर, एंगर और ग्रीड के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है। 6, 8, 12 में आपका नुकसान है, ये भी मेलेफिक हाउस है। 3, 6, 11 भी मेलेफिक हाउस हैं, 6, 8, 12 भी मेलेफिक हैं। लोग ये कहते हैं ना 3, 6, 11 अच्छे हाउस हैं। 3, 6, 11 अच्छे हाउस नहीं है। अच्छे तभी हैं जब अच्छा। आप सही कंट्रोल में करेंगे। हम्म। ठीक है। अब आते हैं, जो आपने एक वर्ड बोला, उपचे हाउस। उपचे हाउस अच्छे क्यों है सर? देखिए, उपचे हाउस में और त्रिषडाई में कितना फर्क है?
इसमें बस 10 10 नहीं है, त्रिशटा बस, में। हाँ, आप समझ गए ना मेरी बात। हाँ जी। अब आपने यही याद रखना है, जब हम मेहनत के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब तो ये हो गए उपचे हाउस। अच्छा। क्योंकि ये जब आप मेहनत ईमानदारी से करते करते धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे आप काम करते जा रहे हैं, तब आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तब तो क्या हो गए ये आपके उपचय। उपचय। और जब आप अपने लालच में आके दूसरे से जबरदस्ती कुछ छीनने की या जिसको डिजर्व नहीं करते उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या हो गए त्रिशटा को त्रिशल। एक्टिव हो गया। ये जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको उस टाइम पे बताऊंगा। उपचय हाउस को आप ऐसे समझिए कि तीसरा छठा 10वां 11वां हाउस उपचय हाउस है। ये ना हाँ एक जी। वीपी गोयल जी हैं सरल ज्योतिष वाले, वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। इस टाइम पे तो उनकी उम्र मेरे ख्याल से 80-85 साल होगी या ज्यादा भी हो सकती है। वो उनका मैंने सुना था ये, वो काफी वीडियो वगैरह उनके जो वेबिनार वगैरह मैंने अटेंड किया था। वो उनका एक टेक्निक है कि हो सकता है पहले ये प्राशरी में ही लिखा हो, लेकिन मैंने उनके मुंह से पहले सुना था। उपचय भाव का स्वामी अगर उपचय भाव में ही बैठ जाए, अच्छा। समझिए, उपचय भाव का स्वामी अगर उपचय भाव में ही बैठ जाए, हाँ जी। यानी 3 का स्वामी 6 में बैठ जाए, 6 का 10 में बैठ जाए, और 10 का 11वें में बैठ जाए, या किसी में भी बैठ जाए, जिसके उपचय हाँ जी। भाव के स्वामी उपचय भाव में ही बैठेंगे, वो बंदा जिंदगी में अवश्य ही बहुत अच्छी तरक्की करेगा। उसको अच्छा। और किसी योग की जरूरत ही नहीं। अच्छा। ठीक है। परंतु अब थोड़ा सा हम बदलते हैं। 6 8 12 हाउस अभी किए थे, उनको क्या बोला था हमने, त्रिक भाव। हाँ जी। 6 8 12 का स्वामी, 6 का स्वामी 8 में बैठ जाए, 8 का 12 में बैठ जाए, 12 का वापिस 6 या 8 में बैठ जाए। वैसे तो ये त्रिक हाउस हैं, बुरे हाउस हैं, मेलेफिक हैं, लेकिन इनका स्वामी इनमें बन जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है। हाँ जी। हाँ जी। ये सुना होगा ना वर्ड आपने, विपरीत। हाँ गुरु जी। पहले दूसरे की हार और उसकी हार के बाद हमारा जीत। जीत या हमारा फायदा। क्योंकि हाँ। स्थिति विपरीत हुई ना, पहले हमको मिल नहीं रही थी वो चीज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं लेमन। 4 बंदे इंटरव्यू देने गए, कंपनी ने एक ही रखना था, वो एक रख लिया। हम्म। लेकिन वो इंटेलिजेंट बंदा था, और कंपनी ने उनकी मेरिट बना ली 1 2 3 4। लेकिन उस बंदे को, वो इंटेलिजेंट था जिसको रखा, उसको कहीं और से ऑफर आ गया, उसने वो रिजाइन कर दिया। जो वहां पे दूसरे नंबर का था उस टाइम पे, उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, हाँ जी। लेकिन उसके छोड़ने के बाद कंपनी ने उसको बुला लिया क्योंकि वो नेक्स्ट पाइपलाइन में था। तो उसकी कुंडली में क्या रहा होगा, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग। क्योंकि पहले उसको नहीं मिली वो चीज, बाद में उसको मिली। हम्म। या कंपनी की पॉलिसी ऐसी होगी, एक की जगह 2 ले लेते हैं। हाँ। लेकिन विपरीत राजयोग तभी अच्छा लगता है जब आपको पहले चीज बिल्कुल ना हो गई हो, और वो जिसको मिली हो उससे वो छूट गई हो, और आपको तब मिला हो। ठीक है सर। हाँ जी। विपरीत राजयोग मैंने ऐसा ही होते हुए देखा है। तो अभी तक जो मैंने बोला सर, ओके है, समझ में आ रहा है। हाँ जी। हाँ गुरु जी। नेक्स्ट, मारक स्थान। मारक स्थान, मारक स्थान क्या होता है सर, कि किसी भी कुंडली का सेकंड हाउस और 7th हाउस, हाँ जी। वो मारक स्थान कहलाएंगे। जैसे अगर किसी बंदे की अगर उम्र निकालनी हो तो हम कौन लेते हैं,
तीसरा और आठवां घर लेते हैं ना। हाँ तीसरे का, सॉरी, आठवें का 12वां भाव कौन सा हो गया? सातवां हो गया ना। अगर आपको लॉन्जिविटी निकालनी हो, उम्र निकालनी हो, तो तीसरा और आठवां भाव, आठवें से आठवां तीसरा, तीसरा और आठवां प्रोमिनेंटली कंसिडर करते हैं। तो उम्र का नुकसान जो हाउस भाव से देखना हो, तो हमें कौन सा देखना चाहिए? 2 और 7। अच्छा ठीक है, तो इसलिए इसको मारक स्थान कहते हैं, क्योंकि वो उम्र को कम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए मारक स्थान कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है बाधक, बाधक स्थान। हाँ जी। ये बाधक स्थान क्या होता है? जो चर लगन की कुंडली होती है, चर लगन की समझ गए, जो 1, 4, 7, 10 नंबर की कुंडलियां, हाँ जी। लगन की कुंडलियां, उनके लिए बाधक स्थान जो है वो 11वां भाव है। हाँ जी। और जो स्थिर लगन की कुंडलियां हैं, जो फिक्स्ड असेंडेंट की कुंडलियां हैं, 2, 5, 8, 11, उनके लिए बाधक स्थान जो है 9वां। 9वां है। और जो द्विस्वावी लगन की कुंडलियां हैं, 3, 6, 9, 12, उनके लिए जो 7वां। 7वां भाव है बाधक स्थान। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज हो गई। अभी तक ये चीजें आपने दूसरों से भी सुनी होंगी। अब मैं उस चीज के ऊपर आऊंगा जिस पे बाकी और लोगों ने आपको ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। तो भाव जो आज हमने पढ़ना था, आपको पता चल गया 1 से 12 भाव। ठीक है, वो चार्ट हाँ से जी। पता चल गए। और हमने जो बेसिक क्लासिफिकेशन करना था वो भी कर लिया। अब आते हैं हम फर्दर एक चीज के ऊपर, जिसको बोलते हैं केंद्र, फनफरा और अपोकली। केंद्र तो आपको पता है, 1, 4, 7, 10। हाँ जी। फनफरा जो होते हैं 2, 5, 8, 11। अच्छा। अपोकलिन जो होते हैं 3, 6, 9, 12। मान लीजिए ये जो हमारा चार्ट बना था, इसमें केंद्र भाव अगर मुझे लेना है, तो इस चार्ट के हिसाब से 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है। अपोकलिम लेना है, सॉरी, फनफरा लेना है तो 2, 5, 8, 11। और अपोकलिम लेना है तो 3, 6, 9, 12। तो अब ये जो मैं आपको चीज बताने लगा हूं, ये क्या फायदा और क्या नुकसान कर सकती है। ये जो मैंने पहला वर्ड कहा, सर क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, मान लीजिए केंद्र हाउस है 1, 4, 7, 10। ये आपकी जिंदगी का पहला पार्ट इंडिकेट करते हैं। अच्छा। अगर बेसिकली जहां से मैंने एग्जांपल लिया, किताब से पढ़ा, या जो मैं कुंडलियों में लगाता हूं जब वैदिक से एनालिसिस करता हूं, अगर किसी व्यक्ति की 1 से लेकर 25 साल तक की उम्र देखनी हो, कैसा रहेगा उसका जीवन में अंदाजा लगाना हो, तो उसके लिए केंद्र हाउस लेते हैं सर। ठीक है, अच्छा जी। तो केंद्र हाउस लेंगे, तो केंद्र हाउसों में अगर शुभ प्लैनेट बैठे होंगे, तो व्यक्ति कैसा होगा? ठीक ठाक। जीवन अच्छा गुजरेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। हम्म। क्योंकि 25 साल तक तो उम्र पढ़ने की ही होती है ना। हाँ जी। आजकल उसको अगर आप देखना चाहो तो, क्योंकि लोग बैचलर्स के साथ एमबीए वगैरह भी करते हैं, तो 30 साल हो जाती है, तो आप 30 भी पकड़ सकते हो। तो 25 से 30 भी पकड़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि नौकरी करने लग जाते हैं, ग्रेजुएशन करके 4, 5 साल नौकरी करते हैं या 3 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं 1, 2 साल की एग्जीक्यूटिव। फिर भी 30 साल पकड़ सकते हो सेफर साइड। अगर वहीं पर किसी व्यक्ति के केंद्र हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, हाँ जी।
राहु केतु, शनि मंगल, तो उसकी बचपन कैसा बीतेगा सर? खराब। खराब। उसको खाने पीने में भी दिक्कत होगी सर, उसको अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, ये लिखा है। अब वही अगर पेरेंट्स दोनों को। मिक्स होकर बैठ गए तो, हाँ। अगर दोनों मिक्स होकर बैठ गए तो मिक्स मिलेगा। हाँ, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, सारा ही बताऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये आपको किसी और ने नहीं बताया होगा जो मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा, और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा चार में, क्योंकि ये मेरा पहला स्टेप यही है जो आज आपको देना है। मान लो कि चार हाउस हैं, चार हाउसों में एक एक प्लेनेट अच्छा बैठा है सर, हाँ जी। तो 25-25% कर लो, पूरा 100% अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है। अगर मान लो चारों में मेलेफिक बैठे हैं, हाँ। तो 25-25 कर लो कि फिर उसके बचपन की क्या बजेगी? बैंड बजेगी। बैंड ही बजेगी। अब आपने जो क्वेश्चन कहा, 25% हमने एक ग्रह को दे दिया, एक अच्छा बैठा है और एक बुरा बैठा है, तो एवरेज दोनों की करेंगे तो जीरो ही हो गया ना सर। हम्म। लेकिन अगर दो अच्छे बैठे हैं और एक बुरा बैठा है, तो फिर भी पॉजिटिव तरफ जाएगा रिजल्ट। अच्छा। अगर दो मैलेफिक बैठे हैं और एक पॉजिटिव बैठा है, तो कैसा जाएगा सर? 75% खराब ही जाएगा। 75% खराब जाएगा। 75 नहीं सर, दो दो बुरे बैठे हैं तो 50% दिया ना दो प्लेनेट ने, तो 25-25 करके, हम्म। और एक अच्छा बैठा है तो 25% बुरा जाएगा। अच्छा। दोबारा रिपीट करता हूं, चाहे अच्छा प्लेनेट है तो भी 25% ही देना है पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव 25% देना है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में तीन पॉजिटिव बैठे हुए प्लेनेट, तीन पॉजिटिव का मतलब 75% कुंडली क्या है उसकी? अच्छी हो गई। मजबूत होगी। आप ना भगवान श्री राम का चार्ट याद करो, आपको अगर याद है, उनका 4 नंबर का लगन है, जुपिटर और मून लगन में बैठे हुए हैं सर। न, मुझे याद नहीं है जी, मतलब आप, मेरे पास है भी नहीं। नहीं वैसे भी चलो, वो तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मेरे को याद है। मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आप चाहे दिमाग में बिठा लो, जुपिटर और मून अच्छे प्लेनेट है ना सर, हाँ, बुरी। तो कितना कैसा रहेगा उनका जीवन? असेंडेंट में बैठे हैं, पहले 1 4 7 10 की कर रहे हैं। शनि चौथे में बैठा है, अच्छा। मंगल 10वें में बैठा है, हम्म। और जो 10 नंबर है, क्योंकि 1 4 7 10 में आएगा ना, तो 10 में, नहीं, 10 में राशि कौन सी आएगी सर? चार के साथ चलेगा ना, तो राशि कौन सी आएगी शायद 1 नंबर की आएगी ना वहां। हाँ, 1 नंबर वहां सूर्य बैठा है सर। अच्छा। तो अब इनके इनके जीवन में पांच, चार घर हुए ना केंद्र के, तो हम्म। लेकिन प्लेनेट पांच बैठे हैं। हाँ जी। अब हमें और आपको पता है, जुपिटर और चंद्र तो क्या है, शुभ ग्रह है। हाँ जी। शनि और मंगल पापी ग्रह है। हाँ। सूर्य है, पापी नहीं है, हम्म। लेकिन वो क्रूर बोलते हैं थोड़ा। हाँ जी। तो अब इसी चीज को हम लगाए, जो अब हम कह रहे हैं श्री राम की कुंडली में, तो उनका 1 साल से लेकर 25 साल तक का जीवन कैसा होगा, या इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ कैसा होगा? वो कुल मिला के तो गड़बड़ी देगा। नहीं, कुल मिला के अच्छे की तरफ है सर। नहीं, तीन तो मतलब, दो तो पापी हो गए, दो अच्छे हो गए, एक क्रूर है। सर क्रूर भी वो सूर्य जो है पॉजिटिव की तरफ देखता है, लेकिन ये प्लेनेट ना सारे उनके उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा। क्योंकि वो ये भी देखना है ना कि प्लेनेट का स्ट्रेंथ क्या है। तो इनके मतलब ये, अच्छा। आप ये मान के चलो कि तीन प्लेनेट अच्छे हैं जो 75% दे रहे हैं, हाँ जी।
और 2 प्लेनेट उनको -50% उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ओवरऑल बचपन 25% क्या है उनका? अच्छा ये। अच्छा है। अब 25% क्यों अच्छा है, किस रूप में अच्छा है तो भगवान, हमें भगवान के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन हमने कुंडली से रेफरेंस करना है, फिर आपका एग्जाम्पल ले लेंगे या किसी और का ले लेंगे। हाँ। जैसे ये पढ़ाई करने के लिए आश्रम में जाते थे, ऋषि ऋषि वगैरह इनको बुलाने आ जाते थे कि भी राक्षस हमें तंग कर रहे हो, तो तीर लेके जंगल में ही खड़े रहते थे बचपन में भी। हम्म। ठीक है। तो लेकिन फिर भी इनका जीवन अच्छा था। अब इनका जो मिडिल लाइफ है उसमें तो इनको दिक्कत हुई। हाँ जी। भैया वनवास मिल गया घर से, हाँ जी। हाँ जी। तो उस वनवास के पीरियड में तो इनको दिक्कत हुई होगी। वो प्लेनेट वहां ये बताएंगे कि वहां पर प्लेनेट मेलेफिक असर ज्यादा रहा। हमें यह नहीं पता ना कि श्री राम भगवान कितनी उम्र में वनवास चले गए थे, 21 में गए थे कि 18 में गए थे, मुझे ना पता सर। ठीक है। लेकिन हमें अगर वो देखेंगे तो इनका जो सेकंड स्टेज है वो कौन से हाउस से पता चलेगा? 2, 5, 8, 11 से। अच्छा। हाँ। अब मान लो मैं एक एग्जांपल आपको, 2, 5, 8, 11 है, इसको बोलते हैं फन फरा हाउस, मिडल स्टेज ऑफ लाइफ। और अच्छा। अपोक्लिप को बोलते हैं 3, 6, 9, 12। तो पहली स्टेज तो मोस्टली जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है या घर की सुख सुविधाएं उनके ऊपर है। दूसरी किसके लिए है? काम धंधे के लिए, शादी ब्याह के लिए। हाँ। तीसरी किस लिए है? भाई हम अपने बुढ़ापे में हमारा कैसा बीतेगा, अच्छा। हमें मतलब बाकी और रिसोर्सेज से क्या बेनिफिट मिलेगा। बच्चों की हम्म। शादी ब्याह करनी है, बच्चे हमारे साथ रहेंगे या हमें छोड़ के चले जाएंगे, ये अपोक्लिम बताएगा। मान लीजिए मैं आपको एक सामने, अब ये एग्जांपल लेने से पहले एक चार्ट लेता हूं जो लास्ट में मैंने ये लिया था। इसमें देखो सिंपल, ये मेरा चार्ट है। मैं इसलिए क्यों आपको बता रहा हूं, ये लिया मैंने किसी और से था, लेकिन आपको वहां पे ना ले जाके मैं यहां बता रहा हूं। यहां देखिए केंद्र में कौन कौन से ग्रह हैं। राहु मरकरी केतु। और मरकरी भी नीच का है, अब उच्च का नहीं है। हाँ जी। मेरी बैंड बजी होगी बचपन की। हाँ। और इसमें कोई शर्म नहीं है कहते हुए कि भाई बजी हुई थी। बेहद ही स्ट्रगल वाली लाइफ 25 तक। अब आते हैं अपोक्लिम में। अपोक्लिम क्या है? 2, 5, आठ 8, 12। 8, 11 सर, 8, 11। जो हरे वाले किए हुए। यहां देखो, पहले हमने केंद्र वाले किए तो ये 25, ये 25, कितने 50% हो गए। मरकरी भी नेगेटिव ही दे रहा है, चलो लेकिन फिर भी शुभ है, थोड़ा रिड्यूस करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा ना यहां तो। हाँ। अब हरे वाले देखते हैं। चंद्रमा शुभ है, गुरु शुभ है, सूर्य और शुक्र भी एक तरह से शुभ में ही आते हैं। तो मेरा सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ क्या दिख रही है मुझे? ठीक दिख रही है। हाँ, वाकई में ठीक रही। 25 की शादी होगी, शादी के बाद धन दौलत जो भी मिलना है, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला जो भी कुछ है, सब इसी में मिला है। नौकरी गई भी तो उसका एहसास तो नहीं है ना। कुछ भगवान ने वो कर्म के हिसाब से लगाया, वो अलग बात है, लेकिन काम धंधा तो है ना, सुख सुविधाएं तो हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये क्या है मेरी, ये सेकंड। अब आते हैं थर्ड में, क्योंकि मैं 50+ भी हो गया ना अब, ये। तो मैंने दोनों का अपने से ऐसे वेरीफाई करके देखा। थर्ड में आते हैं 3, 6, 9, 12। क्या आ रहा है? एक ही ग्रह आ रहा है सिर्फ। हाँ गुरु जी। कौन है? शनिदेव। अब आप इसको
शनि को शुक्र की राशि में अच्छा मानोगे बुरा मानोगे वो बाद की बात है, लेकिन क्या दिखा रहा है कि लाइफ में स्ट्रगल। स्ट्रगल होगी। एक बात, अगर स्ट्रगल नहीं भी चाहते तो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा अच्छा। और आपको कम चीजें मिलेंगी जितनी आपको जो दूसरे प्लेनेट दे रहे थे। शनि तो देता नहीं ना, शनि तो क्या देता है, मिनिमम चीजें देता है सर। अच्छा अच्छा। शनि तो क्या देगा आपको, जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से मेहनताना देगा ना। हाँ हाँ। तो मेरा थर्ड स्टेज का क्या है कि मुझे फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मुझे सेकंड स्टेज में जो मैं डिजर्व भी नहीं करता था वो भी मिला, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं मिला। तो समझ गए क्या मैंने आपको बताया, अपोक्लेम और केंद्र और फर्नफिरा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं धीरे धीरे जल्दी करके, स्लाइड तो आपके पास आ ही जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है। आप इनको अपने चार्टों पे लगाने से पहले ही देखिए, यहां पर लिखा भी है इसके केंद्र हाउस में पहले कितने प्लेनेट हैं। 3। जो अभी तक हमने पढ़ा, सूर्य और बुध को अच्छा मानते हैं, मंगल हाँ को जी। थोड़ा सा मेलेफिक मानते हैं, लेकिन सूर्य भी यहां पे नीच का हो गया अब। अच्छा। ठीक है, इसका मतलब दो मेलेफिक हो गए और एक, या आप कह रहे पॉजिटिव। दो, दो बेनिफिक है, या एक जो बेनिफिक है वो बेनिफिक से मेलेफिक में रिटर्न हो गया। परंतु परंतु इस चार्ट में अगर आपको जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से तो आप क्या बोलते हैं अभी तक, खराब ही जाएगा। खराब ही जाएगा। वेरी गुड, आपने ईमानदारी से सही चीज बोला। लेकिन मैंने आपको बोला था कि कौन सा ग्रह किस हाउस को मजबूती से रिजल्ट देता है, चाहे वो नीच का भी बैठा हो। अभी जब मैं आपको दिग्बली और दीर्घबली कराऊंगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, सूर्य और जो मंगल है वो 10th हाउस को पावरफुल बनाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य और अच्छा मंगल जब 10वें भाव में बैठे हों तो ये रिजल्ट अच्छा देते हैं। अच्छा चाहे नीच के भी बैठे हों, चाहे कोई पाप दृष्टि भी आ रही हो, फिर भी इनको उस हाउस को थोड़ी मजबूती देनी है। अच्छा। तो इस जातक का ओवरऑल बचपन कैसा बीतना चाहिए। ये बढ़िया बीतेगा फिर तो। नहीं, इसमें हमें यह भी देखना है, अभी मैं कह रहा हूं कि जो मेन जो कारण है कि वो उसी से देखना है सबसे पहले कि अच्छे की तरफ भी जा अच्छा। रहा है और फिर बाद में उसको नीचा भी कर रहा है। यानी इसको 25 साल की उम्र तक अच्छा भी मिलेगा और मिक्स मिलेगा मतलब। मिक्स मिलेगा। तो ये किसी एक ऐसे बच्चे का है, जब पैदा ही हुआ था ये बच्चा 1944 में पैदा हुआ था, और 1944 में पैदा होके जब देश आजाद हुआ 1947 में, ये पार्टीशन करके पाकिस्तान चला गया। पैदा हुआ हिंदुस्तान में लेकिन चला गया वहां पर। लेकिन 25 साल तक की तो फिर एजुकेशन तो अच्छी है ना, क्योंकि बुध क्या है यहां पर, बुध आदित्य योग भी बन रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बुध आदित्य योग बन रहा है, और मैंने आपको भी उसमें पढ़ाया था भृगुनंदी नाड़ी में, बुध का जब कॉम्बिनेशन सूर्य और मंगल के साथ हो तो जातक डॉक्टर बन सकता है। हाँ। ये इसने डॉक्टर की, और ये है भी दोनों क्योंकि मंगल के नक्षत्र में सूर्य और बुध भी, और अच्छा साथ में मंगल भी बैठा है, वो राहु के लगे, ये बंदा डॉक्टर बन गया पढ़ाई करके। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे तो 25-26 साल की उम्र तक बन ही जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। परंतु जब इसकी मिडिल एज आई, देखिए मिडिल एज कहां आएगी इसकी, 2, 5, 8, 11। हाँ। मिडिल एज में तो तीनों प्लेनेट अच्छे बैठे हैं सर इसके, हाँ जी। चंद्रमा भी, शुक्र भी और गुरु भी। इस जातक ने
मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और टूरिज्म का काम शुरू कर दिया। अच्छा भाई जबरदस्त तरक्की हो गई अगले की, पैसा बहुत आ गया, बच्चे भी पढ़ लिख गए अच्छे, अच्छा। क्योंकि तीनों प्लेनेट अच्छे थे ना सर मिडिल स्टेज में। हाँ जी हाँ जी। वो दृष्टि आ रही थी, वो देखेंगे बाद में वो, क्योंकि जब हम पूरा लगाना चार्ट के लास्ट में लगाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ आपने ये देखना है जो हमने पढ़ा, भाव की कहां से स्ट्रेंथ देखनी है, कौन उसको भाव अच्छा दे सकता है और उसको अच्छा बुरा रिजल्ट पॉसिबल। देखो एक्चुअल रिजल्ट कब मिलेगा, जब दशा और महादशा चल रही होंगी, ठीक है। अच्छा। लेकिन ये यहां तक एक नजर में पॉइंट तो लिखना है ना, जब हम चार्ट आते ही कुछ दो